आइए सुनते हैं आज की कहानी एक से बढ़कर एक। किस्सा उन दिनों का है जब गोनू का नया नया विवाह हुआ था। पत्नी के लिए कुछ आभूषण बनवाने के लिए वे मिथिला नगरी गए हुए थे। जिस धर्मशाला में गोनू ठहरे हुए थे उसी धर्मशाला में गोनू के साथ वाले कमरे में दो अन्य व्यक्ति भी ठहरे हुए थे। परिचय बढ़ाने की दृष्टि से गोनू ने उनसे पूछ लिया, भैया आप लोग कहाँ के रहने वाले हो, आपका धंधा क्या है? इस पर उन दोनों ने बताया, वैसे तो हम दोनों यहाँ से दूर एक कस्बे के रहने वाले हैं, पर ज्यादा दिन नहीं ठहरते, कभी इस शहर में तो कभी दूसरे शहर में। इस तरह से हम भ्रमण करते ही रहते हैं। और जहाँ तक धंधे की बात है तो तुम्हें शरीफ आदमी समझकर हम बताए देते हैं कि हम दोनों ठग हैं। ठगी करना ही हमारा धंधा है। पर ठगी करना तो बहुत नीच कर्म है। तुम ये धंधा छोड़कर कोई दूसरा सम्मानित सा धंधा क्यों नहीं कर लेते? इस धंधे में तो कोई इज्जत भी नहीं है। गोनू ने कहा, अब और कोई दूसरा धंधा हमसे होता ही नहीं है। बचपन से ही हम ये धंधा करते चले आ रहे हैं, उन्होंने बताया। तब तो पकड़े भी कई बार गए होगे, जेल की हवा भी कई बार खाई होगी। गोनू ने कहा, यही तो विशेषता है हमारी ठगी में, आज तक हम कभी पकड़े नहीं गए, ठगों ने बताया। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि अभी कुछ देर पहले तुम दोनों में जो वाद विवाद चल रहा था वो किस बारे में था? गोनू ने पूछा। बात मामूली है, लेकिन मेरा ये साथी मानता ही नहीं है। उन दोनों में से जो उम्र में थोड़ा बड़ा था बोला, मैंने अपने साथी से कहा है कि मैं ठगी के मामले में इससे ज्यादा होशियार हूँ, जबकि ये स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ बताता है। श्रेष्ठता का फैसला तो कारनामा देखकर ही किया जा सकता है, गोनू बोले। जो कोई बड़ा कारनामा कर दिखाए वही है दूसरे से श्रेष्ठ। तो तुम हमारे जज बन जाओ, कल हम साथ साथ यहाँ से चलेंगे और कोई न कोई कारनामा दिखाएंगे, तब तुम कारनामा का मूल्यांकन कर अपना निर्णय सुना देना। गोनू का मन नहीं था कि वो ऐसे घटिया लोगों की संगत में एक पल भी रहे, किंतु न जाने किस दिलचस्पी से प्रेरित होकर उन्होंने उनका निर्णायक बनना स्वीकार कर लिया। अगले दिन तीनों साथ साथ धर्मशाला से निकले और नगर के प्रमुख बाजार में जा पहुंचे। बड़ी आयु वाले ठग ने एक हलवाई की दुकान की ओर संकेत करके कहा, देख रहे हो ना वो हलवाई की दुकान, नगर की मशहूर मिष्ठानों की दुकान है। अब मैं अपना कारनामा दिखाता हूँ और तुम लोगों को मुफ्त में मिठाई लाकर खिलाता हूँ। अरे कहीं मरवा न देना भाई, गोनू बोले। मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता है, कहीं गेहूं के साथ घुन भी न पिस जाए। मैं उस दुकान के करीब नहीं जाऊंगा, जो करो तुम दोनों ही करो। बड़ा ठग जाने को तैयार हुआ ही था कि छोटे ठग ने कहा, देखो मित्र, ये हलवाई बहुत काइयां है, बगैर पैसे लिए वो हरगिज तुम्हें मिठाई न देगा, इसलिए उसकी दुकान पर जाने का विचार छोड़ दो, तब फिर मुझे खलीफा कौन मानेगा? नहीं दोस्तों, आज तो हमने इस मुंजी की दुकान से मुफ्त की मिठाई खानी ही है, बड़े ठग ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। तब फिर दिखाओ अपनी ठग विद्या, दूसरा बोला। अगर तुम इस हलवाई से बिना पैसे दिए मिठाई लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें अपने से श्रेष्ठ स्वीकार कर लूंगा। बड़े ठग ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली, साथ ही उसे एक तरकीब भी समझा दी कि किस तरह उचित मौके पर पहुंचकर उन्होंने उसका पक्ष लेना है। बड़ा ठग हलवाई की दुकान पर पहुंचा। पहले उसने हलवाई से मिठाई के दाम पूछे, फिर 4-5 किस्म की अलग अलग मिठाइयां तुलवा ली। लेकिन जब पैसे देने का मौका आया तो अंटी में हाथ डालते डालते अचानक लाला की ओर देखते हुए पूछ लिया, लाला जी, क्या आपको यकीन है कि आपकी दुकान की मिठाई ही शहर में सबसे अच्छी है? मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा है कि मैं इस शहर में नया नया आया हूँ, मुझे देवी माता का प्रसाद चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम मिठाई ही चाहिए। इस शहर में हमसे बढ़िया मिठाई और कोई हलवाई नहीं बनाता। हलवाई ने गर्व से बोला, मैंने आपके लिए सबसे बढ़िया मिठाई ही तोली है। ठग का हाथ अभी अंटी पर ही था कि दूसरा ठग वहां पहुंच गया और पहले ठग से बोला, मैं तुम्हें सारे शहर में ढूंढता फिर रहा था और तुम यहाँ खड़े हो। फिर पूछा, देवी माता के प्रसाद के लिए घटिया मिठाई खरीद रहे हो? छी 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 छी। पर ये हलवाई महाशय तो दावा कर रहे हैं कि इनकी बनी मिठाई से उत्तम मिठाई पूरे शहर में नहीं बनती। ये अपने माल को खराब थोड़े ही बताएंगे। दूसरा ठग बोला, सारा शहर जानता है कि नदी किनारे वाले लाला की मिठाई सबसे उत्तम किस्म की होती है। ये लाला देवी का परम भक्त है, हर वर्ष सबसे पहले वही 5 किलो शुद्ध मिठाई देवी की प्रतिमा पर चढ़ाता है, तभी तो वो शहर का नामी रईस बन गया है। कई लाख की तो कोठी ही बनवाई है उसने। दुकान पर कभी 2 नौकर भी नहीं थे, अब पूरे 25 हैं। ये सब देवी की कृपा के कारण ही तो है। अच्छा, देवी की कृपा से इतना धन बना लिया है? लाला ने हलवाई ने आश्चर्य से पूछा। इससे भी कहीं ज्यादा, दूसरे ठग ने कहा। पर हमें तुमको ये बताने की जरूरत ही क्या है?
फिर पहले ठग का कंधा थपथपा कर कहा, चलो दोस्त, देवी के प्रसाद के लिए मिठाई वहीं से खरीदना। दूसरे ठग की बात सुनकर हलवाई सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं भी देवी की प्रतिमा पर लाला से ज्यादा मिठाई चढ़ाऊं तो मेरी भी हालत उससे ज्यादा अच्छी हो सकती है। हलवाई को सोच में पड़ा देख पहला ठग बोला, हलवाई महाशय, मेरा दोस्त कुछ पुराने विचारों का है, इसकी बात का बुरा मत मानना, तुम एक सेर मिठाई तोल दो। तभी गोनू वहां पहुंच गया। बोला, अरे तुम यहाँ खड़े हो, जल्दी चलो, देवी दर्शन का समय हो गया है। पहला ठग मुड़ने को था कि तभी हलवाई ने अनुरोध भरे स्वर में कहा, भैया तुम लोग बहुत सज्जन व्यक्ति जान पड़ते हो, मेरा एक काम कर दो ना, ये 5 सेर मिठाई मेरी तरफ से देवी माँ के प्रसाद के रूप में चढ़ा देना। कहते हुए उसने पहले ठग द्वारा तुलवाई मिठाई ठग की ओर बढ़ा दी। नहीं नहीं भाई, प्रसाद का मामला है, पहले ठग ने हिचकते स्वर में कहा, तुम देवी को प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो खुद ही लेकर जाओ, पुण्य तो तुम्हें मिलेगा, हम क्यों तुम्हारे लिए मेहनत करें। तभी गोनू बोल पड़े, अरे भाई, कभी कभी किसी का भला भी कर देना चाहिए। ये हलवाई महोदय व्यस्त आदमी है, दुकान छोड़कर जाएंगे, मंदिर में लाइन में लगेंगे, पता नहीं शाम तक नंबर आएगा भी या नहीं, पूरी दिहाड़ी खत्म हो जाएगी इनकी। तुम जा तो रहे ही हो, इनका भी प्रसाद चढ़ा देना, तुम्हारा कुछ घिस थोड़े ही जाएगा। तुम कहते हो तो ले चलता हूँ। पहला ठग बोला, ठीक है लाला, लाओ, तुम्हारे नाम का प्रसाद भी चढ़ा दूंगा। कहते हुए उसने हलवाई के हाथ से मिठाई का डब्बा ले लिया। धन्यवाद भाई, लाला ने आभार माना। पहला ठग अपने लिए तोली मिठाई के पैसे चुकाने लगा, लेकिन हलवाई ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। बोला, देवी के प्रसाद के लिए ले जा रहे हो, इस मिठाई के पैसे मैं नहीं लूंगा। पर सेठ जी, मैं मुफ्त में कोई चीज नहीं लिया करता। पहले ठग ने प्रतिवाद किया, अरे भाई, तुम मेरे लिए इतना कष्ट उठाकर देवी के मंदिर तक जाओगे तो क्या मैं इतना कृतघ्न हूँ कि तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। कुछ नानुकुर के बाद बात बन गई। तीनों ने मिठाई के डब्बे उठाए और मन ही मन खुश होते हुए बजाय देवी के मंदिर में जाने के जंगल की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने मिठाई के 3 हिस्से किए। मिठाई का कुल वजन 8 सेर था और आदमी थे 3। 2.5 सेर मिठाई प्रत्येक के हिस्से में आए, फिर भी आधा सेर शेष रह गई। हाँ तो दोस्तों, पहला ठग दूसरे से बोला, मैंने कहता था कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, देखो खिला दी ना मिठाई मुफ्त में। अगर मैं साथ देने और मस्का लगाने के लिए वहां न पहुंचता तो क्या ऐसा करना तुम्हारे लिए मुमकिन होता। दूसरे ठग ने अपनी अहमियत दर्शाई, श्रेष्ठ तो मैं भी हुआ ना। गलत, गोनू बोले, इस काम में अनिच्छा से ही सही, मैंने भी तो योगदान किया है। अगर मैं हलवाई को अपनी बातों से प्रभावित न करता तो हलवाई किसी और व्यक्ति के द्वारा मिठाई मंदिर में भिजवा देता, तब रह जाते उसे देखते हुए। वो मैं ही था जिसने बड़े नाटकीय ढंग से हलवाई को समझाया और वो मान गया। चलो छोड़ो, पहले ठग ने कहा, पेट भर गया, अब लंबी तान कर सो, सुबह उठेंगे तो इस बात पर फिर विचार कर लेंगे। कहकर वो हरी घास पर पसर गया। गोनू को भी नींद आ रही थी, अतः उन्होंने भी धर्मशाला जाने का विचार त्यागा और वहीं पर लेट गए। दूसरा ठग पहले ही लंबे पैर कर सो गया था। सुबह दोनों ठग पहले जागे, गोनू अभी सोए पड़े थे। दोनों ठग आपस में बातचीत करने लगे। पहला ठग बोला, जानते हो रात मैंने क्या सपना देखा। मैंने देखा कि मुझे देवराज इंद्र ने अपने भोज पर बुलाया, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाए, अप्सराओं ने नृत्य प्रस्तुत कर मेरा मनोरंजन किया। वाह, कैसा सुंदर सपना था। ये तो कुछ भी नहीं। दूसरा ठग बोला, रात सपने में तो सृष्टि के रचयिता चतुर्नान ब्रह्मा जी मुझे स्वयं लेने आए थे। वे मुझे अपने साथ ब्रह्मलोक में ले गए, अपने साथ वाले आसन पर मुझे बैठाया। वहां इंद्र आदि दूसरे देवता भी थे, पर ब्रह्मा जी ने उन सब के आसनों से मुझे ऊंचे आसन पर स्थान दिया। ये बताकर उसने पहले ठग से पूछा, क्यों, है ना मेरा सपना तुम्हारे सपने से बढ़िया। तभी गोनू ने करवट बदली। दरअसल वे जाग रहे थे और दोनों ठगों के बीच हो रहे वार्तालाप को आंख मूंद कर सुन रहे थे। दोनों ठगों ने उन्हें झिझोड़कर जगाया तो उन्होंने फिर से करवट बदल ली। बोले, अरे दोस्तों, मुझे सोने दो, सारी रात एक राक्षस मुझे सताता रहा है, मैं सारी रात पलक तक न झपक सका। लेकिन राक्षस? दोनों ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्या सचमुच तुमने राक्षस देखा? और नहीं तो क्या, गोनू बोला, मैंने सहायता के लिए तुम्हें जगाने की कोशिश भी की, किंतु तुम लोग तो घोड़े बेचकर सोए पड़े थे, हम सुनहरे ख्वाबों में तल्लीन थे, इसलिए खैर छोड़ो, तुम बताओ, राक्षस आया तो तुमने क्या किया? पहले ठग ने पूछा। हाँ बताओ तो भाई, कैसे भगाया उसे? दूसरे ठग ने भी जल्दी से पूछा। राक्षस मेरे नजदीक आया और अपना विकराल मुंह खोलकर जीभ लपलपाते हुए बोला, आह नरमांस। इतना कहकर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और मेरा शरीर सूंघने लगा। मेरी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई, जुबान जैसे तालू से जा लगी, कंठ से बोल न फूटा। फिर क्या? राक्षस ने मेरे शरीर को चाटा, फिर तत्काल बुरा सा मुंह बना लिया। बोला, इतना मीठा मांस क्यों मानव? क्या रात बहुत मिठाई खाई है?
मैंने डरते डरते सहमति में गर्दन हिलाई। फिर इससे पहले कि राक्षस कुछ और कहता, तत्काल मेरा ध्यान बची हुई मिठाई की ओर घूमा। मैं समझ गया कि ये राक्षस मिठाई से नफरत करता है। अगर मैं बची हुई ये मिठाई भी खा लूं तो मेरा मांस और भी मीठा हो जाएगा। ये सोचकर मैंने तत्काल बची हुई मिठाई खा ली। राक्षस ने मुझे मिठाई खाते देखा तो उसने घृणा से मुंह बिचकाया और मुझे छोड़कर यहाँ से चला गया। अब तुम ही बताओ, अगर मैं बची हुई मिठाई न खाता तो क्या राक्षस से मेरी जान बचती? गोनू की बात सुनकर दोनों ठग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अकिस्मत सारी बात उनकी समझ में आ गई तो वे खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, मान गए उस्ताद, हम तो तुम्हें एक सीधा सादा आदमी समझे हुए थे, किंतु तुम तो हमारे भी गुरु निकले। खूब उल्लू बनाया हमें। राक्षस के बहाने बची हुई सारी मिठाई डकार गए। तो फिर पकड़ो कान और वादा करो कि अब से ना तो ये ठगी का काम करोगे और न स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझोगे। मेहनत मजदूरी करके खाओगे और कभी किसी का बुरा न सोचोगे। गोनू ने कहा। दोनों ठगों ने वादा किया कि आज से ही वे इस धंधे को तिलांजलि दे देंगे और वैसे ही करेंगे जैसा गोनू ने बताया है। उसके बाद वे तीनों धर्मशाला में लौट आए। गोनू जिस उद्देश्य के लिए शहर गए थे उन्होंने उस कार्य को किया और वापस लौट पड़े अपने पैतृक गांव भरौरा की ओर। दोनों ठगों से उनकी मुलाकात फिर कभी नहीं हुई।